अस्सलाम वालेकुम। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द बेसिक्स में सबसे पहले हमारे पास है बॉयलर प्लेट सिंटेक्स। पहले देख लेते हैं कि ये डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। दीज आर द रीयूजेबल सेक्शंस ऑफ कोड दैट रिक्वायर मिनिमल मॉडिफिकेशन एंड ऑफन यूज टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी इन प्रोग्रामिंग। So, while writing the .java program, nearly every programmer first write this syntax। और अगर आप कोई यूज़ कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल एन एडिटर लाइक विजुअल स्टूडियो कोड और आपने एक्सटेंशन लगाई हुई है जावा की सिंटेक्स की, तो आप जैसे ही माई क्लास डॉट जावा का एक फ़ाइल बनाओगे ना, तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये जो है ना लिखा हुआ आ जाएगा। सो व्हाट डज इट टेल दैट माई क्लास इज़ माई जावा प्रोग्राम एंड जो मेन फंक्शन है इसके अंदर जो भी हमारा कोड है एग्जीक्यूट होगा। सो इट इज़ यूज टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी इन प्रोग्रामिंग। अगर हम एक सिंटेक्स यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली ऑल द प्रोग्रामर्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेल। सो दिस इज़ द बॉयलर प्लेट। लाइकवाइज इफ़ यू हैव स्टडीड द HTML लैंग्वेज, उसके अंदर भी एक बॉयलर प्लेट होता है। क्या होता है वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास HTML का कोड पड़ा हुआ है, तो HTML का टैग हो गया स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग। इसी तरह हमारे पास टाइटल का टैग आ जाता है इसके अंदर, स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग्स, and also the body tag starting and ending tags. So this is the very like simpler version of the boilerplate that I have written for the HTML language। जब आप कोई HTML की फ़ाइल बनाओगे तो वो आपको ये ऑब्वियसली इसके अंदर ये तो होगा ही कि उसका टाइटल हो किसी भी वेब पेज का और उसकी बॉडी हो। तो इसी तरह जावा के अंदर भी हमारे पास एक पब्लिक डोमेन होती है और पब्लिक डोमेन के अंदर एक मेन फंक्शन होता है जिसके अंदर सारा कोड एग्जीक्यूट होना होता है। सो दिस इज़ जस्ट अ बॉयलर प्लेट। इसके अंदर इतना कुछ करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ प्रिंट स्टेटमेंट्स। तो प्रिंट स्टेटमेंट के एक दो फ़ायदे हैं। एक तो हम लोगों ने जो भी आउटपुट अपनी कंसोल या टर्मिनल पे शो करवाना है वो हम शो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन द इनपुट लाइक व्हाट इज़ योर नेम एंड यू हैव टेकन लाइक द इनपुट एज व्हाट इज़ योर नेम first name, and also you have taken last name. Now you want to concatenate both the names and you want to display it on the terminal or the console. So you'll print like print ln first name plus last name. Here first name and last name are the variables. So this way you can use the system class which has an out.println function to print all the data between the double quotes और बिटवीन द ब्रैकेट्स टू बी प्रिंटेड ऑन द कंसोल और टर्मिनल। अगर हम लोग डबल कोट यूज़ करें दिस मीन अ स्ट्रिंग विल बी प्रिंटेड, एंड इफ़ वी आर यूजिंग द ब्रैकेट्स and writing it like this means that we are using the variables. These are the variables. But if I put the double quotes here, this means I will display the string f name. ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू यूज़ सम रिजर्व स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक we know that double quotes basically indicates the starting of the string that is to be displayed on the terminal, and the ending double quotes display the end of the string. What if I want to write hello like this? When I will write this, it will tell the console that now okay, this is the start of my string. But when I will write this, so the console will consider it like this is the end of my string, and it will display the error in this part, right? So for this to be written or to be considered a part of the string, ठीक है, not the part of the syntax, we write it like this slash symbol. This is the forward slash and this is forward slash. So this is we use forward slash to display the reserved words on the terminal like a string. We can use forward slash single quote, forward slash double quote, or forward slash a slash, right? Next we have the variables. Sorry, there is one more useful thing for the print statement, that it is useful for the debugging and displaying information. ठीक है, how is it useful for debugging? For example हमारे पास एक loop given है
for I equals to 0 and I is less than j plus 2 and I plus plus. अब j की वैल्यू इज़ लाइक दिस, j इक्वल्स टू फॉर एग्ज़ाम्पल 8 एंड मेरी इटरेशन में जो है ना j की वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही है j डिवाइडेड बाय 2 और समहाउ दिस. अब मैं कोड रन कर रही हूँ, मुझे ये मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, मुझे मतलब ये मैथ ऑब्वियसली अर्थमेटिक इक्वेशंस यूज़ हुई हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा कोड कहाँ एरर शो करवा रहा है. तो वी नो दैट इन फॉर लूप एवरी दिस रिप्रेजेंट वन स्टेटमेंट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई. सो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से आउट करवा दें और यहाँ से आउट करवा दें ताकि हमें पता चले कि हमारा एरर क्या आ रहा है, पहले वो कैसे डिस्प्ले कर रहा है, राइट. सो दिस वे हम लोग डीबगिंग में हेल्प आउट कर सकते हैं कि आई की वैल्यू भी साथ साथ प्रिंट कराते हैं कि इस वैल्यू पे हमारी जे की वैल्यू ये थी, फिर हमें पता चल रहा है कि जे की आई की वैल्यू 2 पे हमारी जे की वैल्यू ये हो जाती है. इससे हम एरर फाइंड कर लेते हैं. सो दिस बिकम्स ईजियर. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है वेरिएबल्स. सो वेरिएबल्स मैंने बताया था कि वेरिएबल्स को हम लोगों ने आइडेंटिफायर्स के नाम से पढ़ा था कि आइडेंटिफायर्स जो हैं वो बेसिकली नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, सॉरी हम लोग नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर्स पढ़ा था. ठीक है, तो नेम्ड स्टोरेज लोकेशंस इन मेमोरी दैट होल्ड डेटा वैल्यूज़ विच कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. इसका क्या मतलब है, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक डेटा का स्टैक गिवन है. ठीक है, या डाटा की मेमोरी गिवन है और उस मेमोरी के अंदर जब हमने किसी किस्म का वेरिएबल बनाया, वी नो दैट अगर करेक्टर है तो करेक्टर हमारे पास फॉर सी लैंग्वेज में अगर 4 बाइट्स का होता है, इसी तरह हर किसी की कोई ना कोई मेमोरी होती है, एलोकेट हुई होती है किसी भी उसके साथ ना डेटा टाइप के साथ. तो अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल करेक्टर का बनाया करें तो करेक्टर के लिए उसने 4 बाइट एलोकेट कर दिए हैं मेमोरी के अंदर और उसका उसने नाम रख दिया है, उसने उसका नाम रख दिया कि ठीक है एक मैंने बनाया था करेक्टर अल्फ़ा के नाम से अगर मैंने बनाया तो इसने बता दिया कि इस बॉक्स का नाम अल्फ़ा है और अब मैं इस अल्फ़ा के अंदर ए रखना चाहूँ, बाद में मैं इसके अंदर बी रख दूँ या सी रख दूँ. सो बेसिकली इट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान. यानी हम लोग बार बार हम लोग प्रोग्राम से हमारे कंसोल से पूछते रहें कि हम लोगों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो बार बार एंटर करेगा, तो इसकी वजह से हमारे पास बार बार वैल्यू चेंज होती रहेगी. सो वेरिएबल्स मीन्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज़ वेरीड. तो इसी के नेम से हमें चल गया कि इट इज़ वेरिड. इसी तरह हमने कोई स्ट्रिंग नेम बनाया. अब नेम जो है वो बेसिकली एक स्ट्रिंग है और इस डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट भी हम यूज़ कर सकते हैं. इसके अंदर जो भी लिखेंगे हम लोग ये इस नेम की स्ट्रिंग का पार्ट होगा. ठीक है, इंट नंबर में सिर्फ हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ सकती हैं, नो स्पेशल कैरेक्टर्स. ठीक है, इसमें हमारे पास 0 से 9 तक जो मर्ज़ी नंबर आ सकते हैं. जो बूल है, बूल की या तो हमारे पास ट्रू होता है या हमारे पास फॉल्स होता है. देयर आर मल्टीपल अदर डेटा टाइप्स विच वी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर्स. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सप्रेशंस. व्हाट आर एक्सप्रेशंस? एक्सप्रेशंस आर बेसिकली द कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल्स जो हमने पढ़ा था ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स. ऑपरेटर्स, इसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और इसकी बात हो रही है तो ऑपरेटर्स यानी एडिशन का ऑपरेटर भी हो सकता है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन का, डिवाइड का, एंड वैल्यूज़ भी हो सकती हैं. सिंपल वैल्यूज़ लाइक 96, 8, 4 ये सिंपल वैल्यूज़ हैं, -1. ठीक है, दैट आर इवेल्यूएटेड टू प्रोड्यूस अ न्यू वैल्यू. यानी हमने a प्लस b किया और न्यू वैल्यू इवेल्यूएट हुई दैट इज़ c by using 2 variables and 1 operator. Similarly we can use a variable operator and a value. So ये हम एक वेरिएबल यूज़ किया, यहाँ ऑपरेटर यूज़ किया और यहाँ हमने एक इंटीजर वैल्यू यूज़ की और उसको हम लोगों ने एवेल्यूट किया टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज़ स्टोर्ड इनटू द वेरिएबल c. ठीक है, तो इधर हम लोगों ने देखा है कि स्पीड है एंड वी नो दैट स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो इसमें हमने स्पीड जो है हम इनपुट भी ले सकते हैं. हम लोगों ने यहाँ हार्ड कोड की हुई है स्पीड की वैल्यू और टाइम की वैल्यू और हम लोगों ने सिंपली हम लोगों ने ऑपरेटर यूज़ करके मल्टीप्लाई का स्पीड और टाइम का जो वेरिएबल है उनको मल्टीप्लाई किया है और उसकी न्यू वैल्यू को हमने स्टोर करा दिया है डिस्टेंस के वेरिएबल में. नेक्स्ट वी हैव कंकैटिनेशन. कंकैटिनेशन का मतलब होता है 2 वेरिएबल्स 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना. जैसे हम लोगों ने ऊपर कहा था कि मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंकैटिनेट कर सकती हूँ. ठीक है, बाय यूजिंग द ऑपरेटर दैट इज़ प्लस. सो कंकैटिनेशन टेल अस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग 2 और मोर स्ट्रिंग्स टुगेदर इन प्रोग्रामिंग. जैसे हमने लिखा है नेम
कि मेरा नाम बॉब है एंड द मैसेज इज़ योर नेम इज़, हमने यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रिंग को कंकैटिनेट किया है विद आ वेरिएबल। तो यहाँ जो भी हमारा नेम होगा उस वेरिएबल की जगह हमारे पास वो नेम आ जाएगा। तो हमने सिमिलरली एक स्ट्रिंग को और एक वेरिएबल को कंकैटिनेट किया बाय द हेल्प ऑफ द ऑपरेटर, जो कि एक प्लस सिंबल है। ठीक है, अब हमारे पास JVM क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। मैंने बताया था कि जो जावा है वो एक काफ़ी कंपैटिबल जो है वो लैंग्वेज है। इट इज़ वेरी इंडिपेंडेंट ऑफ दी ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ बीइंग यूज्ड। ठीक है, हम लोगों ने कोई भी किस्म का जो है वो यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हमारा जो जावा वर्चुअल मशीन है वो सिंपली देखता है कि हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है और उसी के रिस्पेक्टिव उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है एट रन टाइम। ठीक है, एन इंजन दैट प्रोवाइड्स अ रन टाइम इन्वायरमेंट टू एग्जीक्यूट जावा बाइट कोड इनेबलिंग जावा परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। ठीक है, कि ये जो मशीन होती है ये क्या करती है कि हमारे पास यहाँ पे बाइट कोड गिवन है और इस बाइट कोड को देखता है कि हमारा OS कौन सा यूज़ हो रहा है, उसी OS के वो उस जो है वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सो ये इसका ये इसका काफ़ी बेनिफिशियल जो है वो इसकी फ़ीचर है। ठीक है, तो ये इससे हमें क्या पता चला कि OS यानी हम लोग इसको एक एप्पल के PC पे भी रन कर सकते हैं और एक विंडोज़ के PC पे भी आराम से रन कर सकते हैं। अनलाइक C++ और C लैंग्वेजेस, जिसको अगर हम लोगों ने विंडोज़ के ऊपर ही बनाया है तो हम उसको विंडोज़ में ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम उसको एप्पल के ऊपर नहीं कर सकते। सो ये हमारे पास एडवांटेज आ जाता है जावा वर्चुअल मशीन का। उसके बाद आ जाता है सिंटेक्स वर्सेस लॉजिकल एरर्स। सिंटेक्स एरर अकर्स व्हेन द कोड्स वायलेट लैंग्वेज रूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डबल कोड के अंदर लिख दिया अपनी स्ट्रिंग और एंड पे जो है मैं जो सेमी कॉलन लगाना भूल गई। सो सेमी कॉलन जो है ना वो मोस्ट कॉमन सिंटेक्स एरर है जो कि प्रोग्रामर करते हैं। ठीक है, सो सेमी कॉलन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ टू बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट। ठीक है, मोस्टली इसी तरह हम कोई भी किस्म का सिंटेक्स एरर कि हम लोगों ने कोई वेरिएबल इनिशियलाइज़ करा रहे हैं और हम उससे पहले डेटा टाइप नहीं लिख रहे और फिर वेरिएबल का नाम नहीं लिख रहे, या फिर वेरिएबल डेटा टाइप के बिल्कुल साथ ही हमने स्पेस नहीं दी वैसी वेरिएबल का नाम लिख दिया, तो दीज आर द सॉर्ट ऑफ सिंटेक्स एरर्स। वाइल लॉजिकल एरर्स अकर व्हेन द कोड रन्स बट प्रोड्यूसेस इनकरेक्ट एरर्स। जैसे हमने ऊपर फोर लूप की बात की जो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ पे एरर कर रहे हैं, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल हम लोग का जो एरे का साइज़ है वो 5 है, लेकिन मैं फोर लूप को चला 10 तक रही हूँ, तो ये हमारे पास एक सिंपल लॉजिकल एरर है कि जितनी मेमोरी है ही नहीं आप उसको उधर तक चला रहे हो, राइट। सो दिस बेसिकली प्रोड्यूसेस इनकरेक्ट रिजल्ट्स और सम सॉर्ट ऑफ एरर वाइल रन टाइम। उसके बाद है यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट करने के लिए वी हैव स्टडीड दैट देयर इज़ अ स्कैनर क्लास। जो स्कैनर की क्लास होती है वो क्या करती है, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन इनपुट फ्रॉम द कंसोल। ठीक है, और टर्मिनल, हमें टर्मिनल पे उसने कोई क्वेश्चन पूछा है और हम इनपुट टर्मिनल पे ही अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं और उसको कंसीडर करता है एज एन इनपुट, यानी स्कैनर की टर्म्स ही समझ आ रही है कि वो टर्मिनल से हमारी इनपुट्स को स्कैन करता है। वाई वेरियस इनपुट स्ट्रीम्स लाइक कीबोर्ड इनपुट, जैसे इसमें बताया हुआ है कीबोर्ड से फॉर एग्जांपल हम इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, अब ये स्कैनर की क्लास यूज़ हुई हुई है और स्कैनर से हम लोगों ने एक SC का वेरिएबल बनाया है। अब ये इस SC के वेरिएबल से ही न्यू इनपुट लेगा। ठीक है, अब हमने SC का वेरिएबल क्या बनाया है, ये इसी स्कैनर के क्लास का वेरिएबल बनाया है SC, और हमारे पास ये बेसिकली सिंटेक्स है न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये सिस्टम की क्लास है और सिस्टम की क्लास में जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का फंक्शन यूज़ कर रहे थे ना, इस तरह सिस्टम ये आउटपुट के लिए था, अब हम लोग इनपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ सिस्टम डॉट इनपुट के अंदर हम लोगों ने ये यूज़ किया है। तो हम लोग एक स्कैनर की जो क्लास है उसके अंदर सिस्टम की इनपुट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है, हम लोगों ने एक ये हमारे पास मेमोरी है और हम लोगों ने एक अपनी हीप के ऊपर एक न्यू किस्म का बॉक्स बना लिया है जो कि हमारे पास SC के नेम से है, और इस बॉक्स की मदद से हम लोग सारी जो है वो रीडिंग करेंगे फ्रॉम द कंसोल। ये मैं सिंपलेस्ट वर्जन में सिर्फ यही मतलब लाइक समझा सकती हूँ कि इसका मकसद ये है, और ये बेसिकली सिंटेक्स है। ठीक है, और ये सिंपल जो न्यू है ना वो बता रहा है कि हमने एक न्यू मेमोरी एलोकेट की है।
अब क्या हम लोगों ने नेम इनपुट लेना है, तो हम लोगों के पास जो वेरिएबल हमने यूज़ किया था उस वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास स्कैनर की क्लास के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, तो हम लोगों को पता है कि स्कैनर की क्लास से ही वेरिएबल बिलोंग करता है, तो वो ऑब्वियसली उसका ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट उसके फंक्शंस को यूज़ कर सकता है। तो उसने नेक्स्ट लाइन का फंक्शन यूज़ किया है, दैट इज़ टेकिंग, जो भी हमने एक लाइन में जो भी इनपुट लिखा है वो उसको कंसीडर करेगा एज अ स्ट्रिंग और इसका इनपुट। और फिर उसके बाद हम लोगों ने अगर इसको नहीं यूज़ करना दोबारा, तो हम लोगों ने इसको क्लोज़ कर देना है एंड पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंपोर्ट पैकेजेस। द एक्शन ऑफ इंक्लूडिंग एक्सटर्नल लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स इन द प्रोग्राम टू एक्सटेंड इट्स फंक्शनैलिटी दे मस्ट बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ फाइल एंड कैन नॉट बी डन इनसाइड अ क्लास। यानी हम लोगों ने माई क्लास जो भी लिखी थी उसके अंदर हम लोग नहीं लिख सकते इसको। हम लोगों ने पहले हमें ये लिखना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट ये सॉरी इसको यूटिलाइजेशन, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, मैं इसको यूटिल कह देती हूँ, ठीक है। डॉट स्कैनर कि हमने स्कैनर की जो क्लास है उसको इंपोर्ट किया है, ठीक है। और हम लोग फिर हम लोग पब्लिक क्लास माई जो है पब्लिक क्लास जो है वो हमने फॉर एग्जांपल प्रोग्राम के नाम से बनाई है, और मेन के अंदर जाके हम लोगों ने इसको ये लिखा है कि हम स्कैनर बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने स्कैनर यूज़ करने के लिए ये इंपोर्ट कराई। सिमिलरली अगर हम लोग कोई मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट कराते हैं, यानी मैथ की लाइब्रेरी हम पहले इंपोर्ट कराएंगे, और ये बेसिकली हम एक्सटर्नल लाइब्रेरी से हमने इंपोर्ट कराई टू एक्सटेंडेड फंक्शनलिटी। नाउ अगर मैंने जो है वो जो है पावर निकालनी है 2⁻³ की, तो मुझे बार बार जो है वो लूप लगा के 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली एक फंक्शन यूज़ कर सकती हूँ फ्रॉम मैथ की लाइब्रेरी, ठीक है। नेक्स्ट देयर इज़ नेमिंग कन्वेंशंस, वो हम देख लेते हैं। तो इसमें जो आइडेंटिफायर्स होते हैं, यानी जो नेम ऑफ़ द वेरिएबल्स होते हैं, उनके जो नेम्स होते हैं वो मैटर करते हैं बाय केस सेंसिटिव नेमिंग, which means that NAME and NAME is not the same variable. They both have different names and they both have different memory space. A characteristic of programming languages where variable and function names are distinguished based on the letter casing, ठीक है। जो इसमें बताया हुआ है कि ये वेरिएबल है, ठीक है, वर्सेस दिस वेरिएबल, ठीक है। तो ये सिंपली यही जो मैंने आपको बताया है कि हम लोग, ये हमारी मर्ज़ी होती है प्रोग्रामर की हम लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास कुछ प्रोग्रामर्स जो हैं वो नेमिंग कन्वेंशंस यूज़ करते हैं। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि वेरिएबल का नेम है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कैमल केसिंग यूज़ किया कि हमारे पास फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड देन दी, अगर हम उसके बाद फर्स्ट लेटर इसके अंदर कैपिटल है, इसको हम लोग जो है वो दिस इज़ नॉट नॉन एज कैमल केस। कैमल केस के अंदर फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होता है, उसके बाद नेक्स्ट सारे लेटर्स जो हैं वो हमारे पास कैपिटल होते हैं, द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द वर्ड, ठीक है। और स्नेक केसिंग के अंदर हमारे पास ये होता है कि हम स्पेसिस की जगह हम लोग अंडरस्कोर्स यूज़ करते हैं। और पास्कल केसिंग ये होती है कि हम लोग हर जो है वर्ड है किसी भी इसके अंदर फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द वर्ड जो है उसका जो है फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड उसको हम कैपिटल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिख देना है नेम ऑफ एनिमल, ठीक है। और अगर हम लोगों ने कैमल केसिंग यूज़ कर तो हम नेम ऑफ एनिमल यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोगों ने स्नेक केसिंग यूज़ करनी है तो हम लिखेंगे नेम ऑफ कैमल, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसिंग है, और इसके अंदर भी अगर हम कैपिटल एन रख देते हैं ये सारे डिफरेंट नाम बन जाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ वेरी मच केस सेंसिटिव। Abstraction, a programming principle that involves hiding complex implementation details and exposing only necessary parts to simple interfaces. A good method is writing separate methods. A good example is writing separate methods and using them in the main method. इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग आगे जाके फंक्शंस पढ़ेंगे तो अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि बेसिकली एक एरे को प्रिंट करवाता है ना, प्रिंट एरे का, तो हम लोग बार बार उस प्रिंट एरे के कोड को पूरा नहीं लिख रहे, बल्कि उस प्रिंट एरे का फंक्शन अपने मेन के अंदर यूज़ करे जा रहे हैं। प्रिंट एरे ए, प्रिंट एरे बी, यानी हमने इसके अंदर ये फंक्शन करता क्या है, बेसिकली फंक्शन ये करेगा कि हम लोग उसे एरे पास कर देंगे
ठीक है, यहाँ पे एरे आ गई और एरे के तमाम उसकी आई इक्वल्स टू 0 टिल आई लेस देन n, जो भी इसका लास्ट इंडेक्स है उसको सबको प्रिंट करवा देगा। तो अगर हम लोगों ने अब नहीं करते ये यूज़, तो इसका क्या होता है कि हम लोग ए के लिए अलग कोड लिखते, बी के लिए अलग कोड लिखते, तो ये बस हमारे पास लाइन ऑफ कोड ही इंक्रीज़ करता जाता। ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल इसके केस में हमने इस लेवल पे हमने हाइड किया कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल और नेसेसरी पार्ट एक्सपोज कर दिया है कि हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे एरे ऑफ ए एंड एरे ऑफ बी को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोडिंग कन्वेंशंस। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने नेमिंग कन्वेंशंस पढ़ी थी। एक हमारे पास जो हमने ऊपर डिस्कस किया है होता है पास्कल केस। पास्कल केस क्या होता है कि दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड इज़ कैपिटल, यहाँ माई कैपिटल है और सेकंड वर्ड भी कैपिटल है, क्लास का सी। ठीक है, इस तरह हमारे पास कैमल केस होता है। टेल एट दिस फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज़ स्मॉल लेटर एंड द नेक्स्ट आफ्टर दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज़ कैपिटल लेटर। यहाँ कैलकुलेट का सी स्मॉल है लेकिन सम का कैपिटल है। इसी तरह टी हमारे पास स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है बट ए जो है हमारे पास कैपिटल हो गया। फिर हम यूज़ करते हैं, हम लोग इसे हम कहते हैं अपर केस विद अंडरस्कोर। ये डिफरेंट कन्वेंशन है। इसके अलावा भी हमारे पास एक कन्वेंशन होती है जिसको हम लोग स्नेक केसिंग कहते हैं। स्नेक केसिंग में सिंपली हम लोग स्पेसेस जो लिखते हैं ना, स्पेसेस आपको पता नहीं हो सकती वेरिएबल्स के नेम के अंदर, तो स्पेसेस की जगह हम लोग अंडरस्कोर डाल देते हैं विद वेरिएबल नेम जो भी हमें रखना हो। और एक होता है कि हमने फॉर एग्जांपल कोई ग्लोबल वेरिएबल बताना है कि हमारे पास किसी भी एरे की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 50 हो सकती है, यानी हम कांस्टेंट वैल्यू बता रहे हैं कि हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू सबकी 50 हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट, तो हम लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर। तो ये एम्फसाइज कर एक तरह से कि हम लोगों ने ये वैल्यू रखी हुई है और इट इज़ मेड विजिबल। ठीक है, तो हम लोगों ने 5 ही रख सकते हैं एंड पाई कांस्टेंट भी हम लोग अगर इनिशियलाइज़ करना चाह रहे हैं तो हमने 3.14 रख दो, या फिर इसकी फ्लोट वैल्यू आप रख दो 22/7। ठीक है, सो ये हमारे पास कांस्टेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और हम लोग जो पैकेजेस हैं, पैकेजेस के अगर हम लोगों ने किसी भी स्ट्रिंग के अंदर इंपोर्ट वगैरह करवाने हैं पैकेजेस, तो हम लोग की पैकेजेस के लिए हम लोग ऑल लेटर्स स्मॉल लोअर केसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कमेंट्स। कमेंट्स के लिए हमारे पास एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, जो कि हमने यहाँ पे पूरा कमेंट लिख दिया। अब उसका मल्टीपल लाइन कमेंट के अगर हम लोगों ने एक कुछ पीस ऑफ कोड लेकर हम चाह रहे हैं कि इसमें इसको हम कमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके स्टार्ट पे लगा दिया, एंड पे लगा दिया, कोई ब्रीफ 2-3 लाइनों का पैराग्राफ लिखना है टू एक्सप्लेन आवर कोड विच इज़ नॉट लाइक अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। स्टिल इफ़ यू हैव वांट टू डू इट, तो हम लोग ये ब्लॉक लाइन कमेंट्स, ये जो मल्टीपल लाइन कमेंट्स या ब्लॉक कमेंट्स लिख सकते हैं फॉर लॉन्गर डिस्क्रिप्शंस। एंड जावा डॉक्यूमेंट्री कमेंट्स के अंदर क्या है, जावा डॉक कमेंट्स वी यूज़ एज, यहाँ पे हम लोग फॉर मेथड एंड क्लास की डॉक्यूमेंटेशन। ये इन दोनों का ना सेम ही जो है ना वो मकसद है, बट इसमें होता है कि कलर का थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, तो प्रोग्रामर्स तो इसमें जो है वो कलर्स का फ़र्क आ जाता है कि इसका, वरना ये दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने अगर इस तरह किया है तो इसके अंदर जो है वो डबल स्टार बनते हैं और इसके अंदर सारा कोड लिखा और आपने सिंगल स्टार स्लैश से इसको फिनिश कर दिया। नेक्स्ट वी हैव इज़ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर क्या है कि अगर हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं इक्वल टू ऑपरेटर, तो हम लोग इसको जनरली जो है ना वो डिसीजन स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, डिसीजन स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि इफ़ ए इक्वल्स टू बी देन गो डू दिस और एल्स डू दिस। ठीक है, तो हम लोग जावा के कोड के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, इफ़ ए इक्वल्स टू 5 और कोई भी वेरिएबल कर लो, बी कर लो, या अगर हम एक स्ट्रिंग है तो हम लोग इफ़ दिस इज़ इक्वल्स टू दिस, सो हम लोग ये इफ़ के अंदर जो पीस ऑफ कोड है उसको परफॉर्म करेंगे। इसी तरह इक्वल है तो हम लोग नॉट इक्वल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ग्रेटर का सिंबल यूज़ कर सकते हैं इन कंपैरिजन, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। नेक्स्ट वी हैव इज प्रिंट स्टेटमेंट्स।
अब हमारे पास जो ये एक स्टेटमेंट अगर रन होगी ना, तो वो कंसोल पे ये हेलो प्रिंट करेगा, और उसके बाद उसने क्या किया, कंसोल पे हेलो प्रिंट कर दिया। अब कंसोल इसी लाइन से कंटिन्यू नहीं होगा, उसका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा, और इस नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अब वर्ल्ड प्रिंट हो गया तो हमारे पास इसका कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला गया। ठीक है, तो अगर हमने कुछ प्रिंट करना तो ये इस तरह करके प्रिंट होगा। बट हम लोग इसी लाइन पे जो है उसको जो अपने कोड को ये भी कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि जो हेलो और वर्ल्ड हैं वो दोनों एक ही लाइन पे रहें, नेक्स्ट लाइन पे ना जाए। उसके लिए हम लोग एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, वो ये होता है कि हम लोग यहाँ प्रिंट एलन की जगह हम लोग सिंपल प्रिंट यूज़ कर लेते हैं। प्रिंट हमें कहता है कि हमारा जो कर्सर है ना वो हमारा इधर ही रहे, इसके ऊपर यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे ना जाए। ये हमें जो है वो प्रिंट बताता है। ठीक है, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं। प्रिंट एलन जो हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है और जो प्रिंट है उसको इधर ही रखता है। नेक्स्ट है प्रिंट टू कंसोल। इसके अंदर भी यही बताया हुआ है कि हमारा जो प्रिंट है अगर हम यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे पास हेलो प्रिंट कराएगा, हमारे पास कर्सर इधर पड़ा है तो इसी से वो वर्ल्ड प्रिंट करा देगा। स्पेस नहीं है इसके अंदर कोई भी। ठीक है, अगर हम स्पेस देना चाह रहे हैं तो हम इसको प्रिंटिंग के अंदर यहाँ पे स्पेस डाल देंगे ताकि उसको पता चल जाए कि हमने यहाँ पे स्पेस देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंट्स टू कंसोल इन अ फॉर्मेटेड मैनर। अच्छा, इसके अंदर हमें ये बताया हुआ है कि हम जैसे इसको हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट परसेंटेज एस रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग, परसेंटेज स्पीक करेक्टर बताता है। डी हमारे पास जो है वो डेसिमल से जो है वो लगता ही है कि ये फ्लोट बताएगा, बट इसको आपने याद रखना है डी से इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद एफ से फ्लोट, ठीक है, बी से बुलियन, और न्यू से एन से न्यू लाइन, एंड ई से साइंटिफिक नोटेशन। जैसे हम अगर हमारे पास अगर है 35E3F, अगर हमने फ्लोट बनाया है ए इक्वल्स टू दिस, तो इसका क्या मतलब है 35 × 10⁻³ ठीक है, तो ये हो जाएगा 35,000। तो ई का मतलब होता है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये इसके अंदर एक इसको अंदर था जो मैंने आपको पहले बताया था, इसको दोबारा याद रखने। और अब हम देख लेते हैं ये यूज़ कैसे हुए हैं। स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू एलिस, एज हमारे पास 25 है और सैलरी हमारे पास फ्लोट है। अब ये हमारे पास थोड़े इसकी फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख लेते हैं। इसका एस होता है, इसका डी होता है, इसका हमारे पास एफ़ होता है। तो उसने क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ। यहाँ उसने नेम के अंदर बता दिया कि मैं इसके आगे जो है वो परसेंटेज एस यानी एक स्ट्रिंग लिखूँगा, एज के आगे इंटीजर लिखूँगा, और सैलरी के आगे मैं 0.2 डेसिमल प्लेसेस तक मैं फ्लोट लिखूँगा। और नेक्स्ट मैंने कहा कि मैं न्यू लाइन पे चली जाऊँ। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं थोड़ा और करके लिखती हूँ, परसेंटेज डॉट 2F के 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने फ्लोट लिखा, एंड देन मैंने न्यू लाइन पे चली गई। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इट टेल्स। फिर मैंने कॉमा लगाने के बाद, सारी स्ट्रिंग लिखने के बाद मैंने यहाँ पे नेम लिखा। अब हमें पता चला कि नेम एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ से स्ट्रिंग क्या है ये इसकी जगह लिखा जाएगा, यहाँ इसकी जगह प्रिंट हो जाएगा। एंड देन ये जब परसेंटेज एफ है सैलरी विद 2 डेसिमल प्लेसेस, इसकी जगह प्रिंट हो जाएगी। इंटीजर्स बिटवीन परसेंटेज एंड द डिजायर्ड प्लेस होल्डर विल स्पेसिफाई विथ नेगेटिव इंटीजर विल अलाइन द स्ट्रिंग टू द लेफ्ट। तो इसके अंदर सिंपली हमने अलाइनमेंट बताई हुई है। वो हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है वो -10S है, कि हम लोग जो हैं वो इसको लेफ़्ट साइड, ये लेफ़्ट है ये राइट साइड, इसको लेफ़्ट साइड पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। अगर आप इसको एक दफ़ा कोड को रन करोगे कंपाइलर पे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। फिर आपको राइट साइड पे इसके आप 10% इधर जाके आप राइट साइड पे जो है राइट साइड से कंसोल के राइट साइड ऑफ 10% पे आप डी प्रिंट कर रहे हो, और 10.2% विद 2 डेसिमल प्लेसेस आप जो है वो इसको राइट साइड पर अलाइन कर रहे हो। ये राइट था और ये लेफ़्ट था। ठीक है, इसको फ्लोट को इसी तरह अगर आपने यहाँ पे टूवर्ड्स राइट करना है तो आपने राइट से अलाइनमेंट स्टार्ट करनी है, तो आप लोग 10% फ्रॉम दी राइट आपने लिखी है स्ट्रिंग। फिर लेफ़्ट से अगर आपने -10% लिखी है तो आप लेफ़्ट से अलाइन करना चाह रहे हो तो आपने इंटीजर लिख दिया, और उसके बाद -10.2% उसके और लेफ़्ट लिखना चाह रहे हो तो दिस इज़
जो है वो माइनस आपने 10 यूज़ किया है विद फ्लोट। सो दिस इज़ जस्ट फॉर द अलाइनमेंट। इसको ऐसे समझ नहीं आएगी, जब आप इसको कंसोल पे रन करोगी तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रिंग मेथड्स। दीज आर इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ द स्ट्रिंग क्लास दैट हैव बीन फ्रिक्वेंटली यूज थ्रू आउट आवर लेक्चर्स। हमारे पास है करेक्टर एट इंडेक्स, इंडेक्स रिटर्न्स द करेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, मेथड है। मेथड को मैंने बताया, इसको फंक्शन का नाम देती हूँ कि ये एक सिंपली फंक्शन है जो कि एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मेथड या फंक्शंस एक ही बात होती हैं। तो ये हमने स्ट्रिंग है हेलो, ये रिज़ल्ट के अंदर क्या स्टोर कर रहा है, स्ट्रिंग एट करेक्टर 1। ये हमें बेसिकली बताता है कि इस इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर पड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास NAME है, तो इनके इंडेक्स के नेम, ये 4 साइज़ की एरे है, 4 साइज़ की स्ट्रिंग है। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग को नेम कैसे करते हैं, कैरेक्टर्स को नेम कहते हैं 0 1 2 3। तो अगर मैं इंडेक्स 0 पे देखूँ कि ये स्ट्रिंग डॉट करेक्टर एट 0 कौन सा होगा, तो हमारे पास N आएगा। और अगर मैं 3 देखूँ इसकी जगह, तो हमारे पास E आ जाएगा। सो इट जस्ट टेल के मेरे पास व्हाट करेक्टर इज़ एट व्हाट इंडेक्स। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। ये मेथड हमें बस ये बताता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ। इट जस्ट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग नेम है और हम लोगों ने इस स्ट्रिंग का अंदर इसका जो है वो लेंथ चाहिए, तो स्ट्रिंग डॉट LENGTH हम करेंगे तो हमारे पास रिटर्न में क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट हमारे पास। अगर हम फॉर एग्जांपल आउटपुट ही करवा रहे हैं, यानी प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, इस केस में हमारे पास हेलो 5 है, तो 5 आउटपुट हो रहा है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग इज़ बेसिकली अ स्ट्रिंग इनसाइड अ स्ट्रिंग। तो अगर हमारे पास नेम है तो हमें पता है कि NAM इसकी सब स्ट्रिंग है, AM इसकी सब स्ट्रिंग है, EME इज़ अ सब स्ट्रिंग है, सिंपल A के करेक्टर भी सब स्ट्रिंग है। दिस इज़ द सब स्ट्रिंग। तो रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग दैट इज़ अ सब स्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसका जो है वो स्टार्टिंग इंडेक्स बताते हैं कि स्टार्ट कहाँ से सब स्ट्रिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर नेम है और मैंने यहाँ पे A से मेरी सब स्ट्रिंग स्टार्ट करवानी है, वी नो दैट 0 1 2 3, तो मैं स्टार्टिंग में क्या लिखूँगी 1। ठीक है, और जो हमने जिस पे एंड करवानी है, फॉर एग्जांपल हमें AM चाहिए, तो मैंने एंड करवानी है 2 से, तो मैं एंड पे लिखूँगी 2। तो ये हमारे पास 1 till 2 हमारी सब स्ट्रिंग बन जाएगी। इसमें देखो, इसमें लिखा है 1 0 1 2 3 4। ठीक है, अब सॉरी, यहाँ पे हमारे पास A ही आ जाएगी सब स्ट्रिंग में, क्योंकि ये हमारे पास ये बताता है कि एंड कहाँ पे हो रहा है। एंड 2 पे हो रहा है, तो 2 पे एंड हो जाएगा, इसके अंदर 2 इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, तो अब 1 till 4 है, तो 4 तक आएगा, 4 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, ELL। ठीक है, तो इसमें हमने ये याद रखना है कि जो स्टार्टिंग होगा वो इंक्लूड होगा इसके अंदर, बट एंड जो है वो नॉट इंक्लूड होगा, बिकॉज हमने याद रखना है इससे कि स्टार्ट टिल एंड। ठीक है, टिल है मतलब उसके अंदर एंडिंग इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हमने इंडेक्स ऑफ बताना है कि अगर हमारे पास इसके अंदर हमें बताता है द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास NAME है, स्ट्रिंग है, और हमने बताना है इंडेक्स ऑफ हमारे पास M क्या है। ठीक है, तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, 0 1 2 3, वो हमें रिटर्न करेगा 2। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी जगह हमारे पास है NAME, और हम लोगों ने बताना है इंडेक्स ऑफ M क्या है, तब भी वो हमें 2 ही रिटर्न करेगा, बिकॉज इट टेल अस द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग। ये हमारे पास 1 नहीं L है, तो उसमें बताया हुआ है कि L का स्ट्रिंग क्या है, तो 0 1 2 3 4। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो अकरेंस ऑफ L इज़ एट द इंडेक्स 2।
नेक्स्ट हमारे पास जो है फंक्शन वो है टू अपर केस. इट बेसिकली कन्वर्ट्स ऑल दी करेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग टू अपर केस. अगर हमारे पास स्ट्रिंग NAME है तो अगर हम डॉट अपर केस यूज़ करेंगे टू अपर केस तो ये क्या करेगा, इसको कर देगा NAME. ठीक है. अगर हम चाहें तो उसी स्ट्रिंग को दोबारा एडिट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम ये कोड लिख सकते हैं स्ट्रिंग इक्वल्स टू नेम, और हम ये कर सकते हैं, हम लिख स्ट्रिंग इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस. इसको करने से ये होगा कि हमारे पास न्यू जो है वो फॉर्म जो है वो उसी स्ट्रिंग में सेव हो जाएगी. लेकिन अगर हमने सिंपल एक न्यू स्ट्रिंग बनानी है अपर केस में तो हम वो भी कर सकते हैं. इसकी जगह हम लोग न्यू के नाम से, न्यू जो है हमारे पास हमें पता है वो रिजर्व वर्ड है, वो न्यू स्पेस एलोकेट करने के लिए होता है, तो हम लोग ये वाला यूज़ कर देते हैं. न्यू वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, या सिंपली अगर हम चाहें तो उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं. ठीक है. तो उसके बाद जिस तरह हम लोगों ने अपर केस का किया था इसी तरह हमारे पास लोअर केस का भी है. ये सारे करेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकता है. जैसे अगर हमारे पास है NAME स्ट्रिंग है तो वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू सिंपल NAME. ठीक है. तो इसने हेलो के फर्स्ट लेटर को भी लोअर कर दिया है. उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास ट्रिम. ट्रिम क्या करता है, वो वाइट स्पेस रिमूव करता है फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग. अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग लिखी हुई है और हमने लिख दिया है लो, ठीक है, ये सारी स्पेसेस डाल दी हैं बीच में, तो अगर हमने इसे आउट कराना चाह रहे हैं, अपनी स्ट्रिंग को प्यारा करना चाह रहे हैं, और सॉरी आई मीन इसको ठीक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास फजूल एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो कंसोल पे प्रिंट ना हो, तो हम लोग ये जो है इसको ट्रिम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, तो इसके अंदर न्यू जो स्ट्रिंग आएगी वो सिंपल हेलो आ जाएगी. ठीक है. अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है. ठीक है. तो ये क्या करता है, रिप्लेस ऑल दी अक्रेंसेस ऑफ अ स्पेसिफाइड कैरेक्टर विद अ न्यू कैरेक्टर. तो इसको सिंपल एक हम लोग इसमें जो है ओल्ड कैरेक्टर लिखते हैं और न्यू कैरेक्टर लिख देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास NAME है और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो N है वो रिप्लेस हो जाए बाय कैपिटल N, तो ये जो न्यू होगा वो हो जाएगा NAME. सिंपली इसने कहा है कि L को हम लोग P से रिप्लेस कर, तो जहाँ जहाँ L मिल रहा है उसकी जगह हम लोग P से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है. ये करता है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंपेयर दिस स्ट्रिंग टू अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये चेक करता है कि ये दो स्ट्रिंग्स इक्वल हैं, दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल हैं, और इसका जो आंसर होता है इट इज़ ईदर फॉल्स और आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स. ठीक है. तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल वी हैव नेम और एक स्ट्रिंग 1 है विच इज़ नेम और स्ट्रिंग 2 है दैट इज़ ऑल्सो नेम, तो वो कंपेयर करेगा. ठीक है. इसको हम कर लेते हैं NAME. तो उसने कंपेयर किया. ठीक है. कंपेयर ओके बट एरर, सो वो रिटर्न करेगा फॉल्स. ठीक है. इसके अंदर हमने देखा ट्रू 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 ट्रू, तो होल वो एक्यूमुलेटिव ट्रू रिटर्न कर देगा. नेक्स्ट है वी हैव इक्वल्स इग्नोर केस. इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास केसिंग की वजह से हमारे पास ये अनइक्वल आ रहा था नेम, लेकिन इसके अंदर अगर हम इग्नोर कर दें केसिंग को, यानी केस इनसेंसिटिव कर दें इसको, तो नेम एंड नेम आर ऑल्सो इक्वल एंड इट विल रिटर्न ट्रू. सो हमारे पास दिस विल रिटर्न ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव कंकैटिनेशन. कंकैटिनेशन क्या करती है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग 1 को लेती है, इसके अंदर एक स्पेस ऐड करती है और स्ट्रिंग 2 को राइट कर देती है. ठीक है. तो इसके स्पेस इसके अंदर नहीं ऐड करती. स्पेस जो है इसको ये सिंपली स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को कंकैटिनेट कर देती है. ठीक है. अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंकैटिनेशन का एक स्ट्रिंग स्पेस ऐड करें तो हम न्यू एक अपने से फंक्शन बना सकते हैं. ठीक है. तो हमारे पास हमने देखा हमारे पास ये हेलो अगर एक स्ट्रिंग 1 है तो वर्ल्ड स्ट्रिंग 2 है, तो कंकैट के फंक्शन से हमारे पास यहाँ पे इस तरह हो जाता है. अब इसके अंदर देखते हैं कि हेलो वर्ड कैसे आया. उसने यहाँ पे हेलो लिखा और उसके बाद स्पेस वर्ल्ड लिखा, तो कंकैटिनेट होके हमारे पास आया था हेलो स्पेस वर्ल्ड. ठीक है. तो उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट, कंटेन्स. चेक इफ़ दी स्ट्रिंग कंटेन्स अ स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज़. तो इसके अंदर सीक्वेंस आता है. ठीक है.
कि वो जो सीक्वेंस कंसेक्यूटिवली ये प्रेजेंट है। अगर हम लिखेंगे NAME और चेक करूँगी मैं EM प्रेजेंट है तो इसके अंदर फॉल्स आएगा, क्योंकि हमारे पास E तो प्रेजेंट है बट इसके बाद M नहीं आ रहा, तो इट सीक्वेंस इज़ नॉट करेक्ट। बट इफ़ आई विल चेक AE, तब भी हम देखेंगे A प्रेजेंट है और A के बाद ही E आ रहा है, बट इट इज़ नॉट इन अ सीक्वेंस विच मीन्स दे आर नॉट टुगेदर, सो इट इज़ इनकरेक्ट। बट इफ़ आई विल राइट लाइक AM, तब हम देखेंगे दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, बिल्कुल कंसेक्यूटिव आ रहे हैं और एक सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं कि येस इट इज़ ट्रू। जैसे इसके अंदर EEELL है। स्टार्ट्स विथ स्ट्रिंग प्रीफिक्स, चेक्स इफ़ दिस स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद अ स्पेसिफाइड प्रीफिक्स। ठीक है, स्ट्रिंग हेलो, अब हमारे पास स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद, अगर अब हम चेक कर सकते हैं कि इट स्टार्ट्स विद H, ट्रू या फॉल्स। तो बस ये बताता है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट क्या है। ठीक है, तो अगर हमारे पास NAME है और हम स्टार्ट्स विद N करेंगे तो हमारे पास फॉल्स दे देगा, बिकॉज वी नो दैट इट स्टार्ट्स विद स्मॉल n। इस तरह एंड्स विद है कि लास्ट लेटर बता देता है कि लास्ट लेटर अगर E है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, येस इट एंड्स विद E। इस केस में O है और H है। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।